ओके, तो जब हम कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड कर रहे थे तो मीनवाइल हमें कुछ इम्प्योरिटीज निकालने का भी देखना पड़ेगा. इम्प्योरिटीज एज एन ऑक्साइड इम्प्योरिटीज, जिसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई एसिडिक इम्प्योरिटी है जैसे कि SiO2, तो मैं उसमें बेसिक फ्लक्स डाल दूंगी कैल्शियम ऑक्साइड. और अगर उसमें बेसिक इम्प्योरिटी है तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें मैं एसिडिक फ्लक्स डालूंगी, दैट इज SiO2. तो ये हम सिलेक्ट कैसे करते हैं कि अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो हम बेसिक डालेंगे, बेसिक है तो एसिडिक डालेंगे, सो एज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. और ये जो स्मेल्टिंग तरीका है ये बेसिकली यूज होता है फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी फर्नेसेस में. ओके, अब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप याद करो कौन सा था, कि हमें ऑक्साइड से रिड्यूस करके मेटल लाना है. पर जब हम ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तब हम कैसे रिड्यूस करेंगे, किस एलिमेंट की हेल्प से रिड्यूस करेंगे, ये हम देखेंगे एलिंगम डायग्राम से. So the next topic is Ellingham diagram just before reduction. Ellingham diagram क्या होता है? Ellingham diagram में बेसिकली इधर आपको डेल्टा G मिलेगा, इधर आपको डेल्टा G मिलेगा और इधर टेम्परेचर मिलेगा. एज यू नो कि अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा G नेगेटिव होता है, डेल्टा G नेगेटिव होता है, राइट. अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा G पॉजिटिव हो जाता है. पहली बात, डेल्टा G जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ये रिएक्शन, अच्छा इसमें जितनी भी डेल्टा G की वैल्यूज हैं, एलिंगम डायग्राम में जितनी भी डेल्टा G की वैल्यूज होती हैं वो तब कैलकुलेट होती हैं जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, फॉर एल्यूमिनियम का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, तो अगर मैं लिखूं, इसको मैंने मान लिया रिएक्शन 1, इसको मान लिया रिएक्शन 2, ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन यूज हो रहा है. तो अगर मैं इस टेम्परेचर पर आऊं 800 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन 1 लिख लेते हैं, 4/3 एल्यूमिनियम plus O2 gives Al2O3 और ये हो जाएगा 2/3, राइट. इसका डेल्टा G है, मान लिया मैंने अप्रोक्सीमेटली 1100 माइनस 1100, राइट. अब अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम प्लस O2 gives 2 MgO, इसका अब ये बात हो रही है 800 डिग्री सेल्सियस पे, इसका डेल्टा G ऑलमोस्ट है, अच्छा इसका 900 था, आई एम सॉरी 900, और इसका है माइनस 1100, राइट. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को माइनस करूं 2 में से, तो क्या होगा, मैग्नीशियम माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 Al2O3 gives 4/3 Al plus 2 MgO. यहां पर डेल्टा G क्या हुआ, 2 minus 1 that is minus 200, राइट.
अब इसको ध्यान से घूरो और सोचो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैग्नीशियम ने एल्यूमिनियम को रिड्यूस किया और डेल्टा जी नेगेटिव आया तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। समझ में आ रही है बात? जिसका डेल्टा जी ज्यादा है, जिसकी स्पॉन्टेनिटी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, वो ही दूसरे वाले को जिसकी स्पॉन्टेनिटी कम है उसको रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 1600 डिग्री सेल्सियस पर देखूं तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा। फाइन। तो एलिंगम डायग्राम से कैन आई कंक्लूड कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो अगर मैं एलिंगम डायग्राम बनाकर दे दूं तो क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस पर देखूं तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। फाइन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है। और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग। ठीक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा। ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा। इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलिंगम डायग्राम। हम यहां से स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं। अब बात आती है मुद्दे पे, करना क्या है? रिडक्शन ही तो करना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एलिंगम डायग्राम, वी वर एबल टू कंक्लूड कि हाँ, कौन कौन से मेटल्स को कौन कौन किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है। तो इसके अलग अलग मेथड्स आए। पहला, रिडक्शन बाय कार्बन। कार्बन काफी सस्ता मिलता है, राइट? सस्ता मिलता है। अगर हम कार्बन से रिडक्शन करवाएंगे तो हमें ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड अदर थिंग्स। तो मैंने रिडक्शन बाय कार्बन लिया।
रिडक्शन बाय कार्बन, अगर मुझे कार्बन से रिड्यूस करना है तो कौन कौन से मेटल होंगे जो कि कम रिएक्टिव होंगे? रिएक्टिव होंगे लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, जैसे कि लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, राइट। नेक्स्ट आता है, जब हम कार्बन से देख लिया, कार्बन से कुछ मेटल्स हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे जो उससे ऊपर रहेंगे। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से भी काफी मेटल्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम से जब रिड्यूस किया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है गोल्डस्मिथ प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, इस कंटेनर में हमारे पास बेसिकली एल्यूमिनियम डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 हुआ, क्योंकि अभी हम क्रोमियम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम मैंगनीज का ऑक्साइड डाल देंगे, जो भी हमें ऑक्साइड डालना है उसको डाल देंगे, साथ में एल्यूमिनियम डस्ट डाल देंगे, ठीक है। साथ में जस्ट एज अ कैटलिस्ट मैग्नीशियम डस्ट और बेरियम ऑक्साइड भी डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है सैंड में डाल के, रेत में, भाई फाइन। तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और क्रोमियम ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम में, या फिर मैंगनीज होता तो मैंगनीज हमें मिल जाता। Fine, this was the second process, Goldsmith process, thermite process. Next आता है reduction by heating in air। कुछ जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिनको ज्यादा दूसरों से लेना देना नहीं रहता है, वो अपने आप में ही रिजर्व्ड होते हैं, या वी कैन से कि रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो उनके लिए आता है ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मतलब है कि वो खुद से ही रिड्यूस हो जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिया कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड में क्या, सॉरी नॉट कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे +1 है तो क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये अपने आप ही क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो अब तुम्हारे दिमाग में आया कि मैम ये तो फिर रोस्टिंग में ही हो जाना चाहिए। यस, ये रोस्टिंग में हो जाता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड जब क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से वापस से रिएक्ट करेगा तो ये हमें कॉपर प्लस SO2 दे देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो रिडक्शन। हमने एकदम कम रिएक्टिव मेटल देख लिए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स देख लिए, जहां गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस से अपने आप में ही खुश रहने वाले मेटल्स भी देख लिए। अब हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम की बात की जाए तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी की जरूरत होती है, और यहाँ पर सोडियम के केस में तो हम ऑक्साइड भी नहीं बना पाते हैं जल्दी से। तो सिंपली वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, फ्यूज्ड सॉल्ट लेते हैं, फ्यूज्ड मोल्टन सॉल्ट, और फिर हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैथोड पर हमें सोडियम मिलता है और एनोड पर हमें क्लोरीन मिलता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? और क्या तरीके हैं? और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कुछ मेटल्स रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि Fe+3, या फिर वाटर गैस से भी हो जाते हैं, जैसे कि निकल ऑक्साइड। एमलगमेशन मेथड से भी हो जाते हैं, जो कि नोबल मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मरकरी, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। हमने रिडक्शन के मेथड्स पढ़े। एक और तरीका पढ़ेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास कोई मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसको वो सॉलिड फॉर्म में है,
एक तरीके से प्रेसिपिटेट है, उसको मोर रिएक्टिव मेटल से, आई एम स्टार्टिंग अगेन, नाउ वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी की बात करें तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है कि मैंने एक मेटल लिया, मेटल ले लिया, अब मैंने इसका कोई सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें एक रिएजेंट डाला जिससे बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो सॉल्युबल नहीं होंगी, वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं होंगी, तो जब हम इसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे, जब हम फिल्टर आउट करेंगे तो हमें प्योर सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में हम मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे, जिससे कि हमें फाइनली मिल जाएगा हमारा प्योर मेटल। This process is known as hydrometallurgy. For example, मैंने लिया Ag2S, इसमें मैंने डाला सोडियम साइनाइड, जिससे मुझे soluble complex मिला सोडियम AgCN whole twice। अब इसमें हमने जिंक डाला तो हमें वापस से मिल जाएगा Ag। फाइन, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी, जहां पर हम एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर मोर रिएक्टिव मेटल डालकर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग ऑफ प्योर मेटल। वापस से देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया था एक पत्थर लिया, उसको प्योरीफाई किया, उसमें से रेत और कचरा निकाला, क्रश किया, ग्राइंड किया, फिर उसमें से रेत और कचरा निकाला और हमें मिल गया कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलने के बाद हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको रिड्यूस किया, जिससे कि हमें मेटल मिल गया, लेकिन वो मेटल प्योर नहीं है, वो मेटल तो इम्प्योर है। तो अब जब इम्प्योर मेटल मिल चुका है तो लेट्स स्टडी अबाउट रिफाइनिंग। हम उस इम्प्योर मेटल से कैसे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन, की बात करें तो मेटल्स आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सिलिकॉन, फॉस्फोरस, स्लैग, ऑक्साइड्स, अदर मेटल्स एटसेट्रा। बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहती हैं। रिमूवल ऑफ ऑल दीज इम्प्योरिटीज टू गेट प्योर मेटल इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट मेथड की तरफ देखें। फर्स्ट मेथड क्या है? लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज employed for purification of low melting points like lead and tin. Fine. मेरे पास मान लो impurities हैं और metal है, उसको मैंने हीट किया, हीट अप टू द लेवल कि वो पिघल गया तो उसको छान लिया जाएगा, जिससे कि क्योंकि लिक्वेशन इज बेस्ड ऑन कि मेरे पास जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटीज का ज्यादा है। कम मेल्टिंग पॉइंट है तो उसको इजीली फिल्टर आउट किया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है कि जब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन? लिक्वेशन विल डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन melting point, but distillation will depend upon difference in boiling point. And it is used for mainly zinc and mercury. Fine. Next आता है oxidation process.
ऑक्सीडेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ उसमें इम्प्योरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर है, कार्बन है, इन सबको जब सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाकर उड़ जाते हैं, जिनका वॉलेटाइल ऑक्सीडेशन प्रोसेस और सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड is used for those impurities which have their volatile oxides. Volatile oxides. Fine. Volatile oxides होंगे, उन्हीं के लिए selective oxidation method use किया जाता है. For example, Bessemer converter in copper. नेक्स्ट आता है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस इन विच एन इम्प्योर सैंपल ऑफ मेटल इज फ्यूज्ड इन अ बोन एश क्रूसिबल ऑन द hearth of furnace in the blast of air. The impurity of Pb present is oxidized and blown away with air. यहाँ पर भी क्या होता है कि हम उसको हीट करते हैं और उसके ऊपर हम एयर पास करवाते हैं, जिससे कि जो लाइट ऑक्साइड्स होते हैं वो दे आर ब्लोन अवे इन द एयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो किसका रहेगा? सॉल्ट ऑफ द मेटल का। सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, एक्वस सॉल्ट ऑफ मेटल का। एक्वस सॉल्ट ऑफ मेटल का हमारे पास सॉल्ट रहेगा, जिसमें से एक कैथोड होगी और एक एनोड होगी। अगर मैं प्योर मेटल की बात करूं तो प्योर मेटल विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। हमने एक रॉड ली जो कि कैथोड है, यहां पर आएगा प्योर मेटल, और जो इम्प्योर मेटल वाली रॉड होगी वो रहेगी एनोड। एनोड यानी इम्प्योर मेटल वाली रॉड पतली होती जाएगी विद कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जो प्योर मेटल वाली रॉड है वो विद कोर्स ऑफ टाइम मोटी होती जाएगी। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके, तो यहां पे वापस से देखोगे, इम्प्योर मेटल है, प्योर मेटल है, तो यहाँ पे ये रॉड पतली होगी, यहाँ पर जो मेटल होगा वो डिपॉजिट होगा, और यहाँ से जो इम्प्योरिटी गिरेगी वो इधर इकट्ठी हो जाएगी और उसको हम बताएंगे एनोड मड। अंडरस्टूड? सो दिस वाज बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। नेक्स्ट आता है वैन आर्कल प्रोसेस। वैन आर्कल प्रोसेस की बात की जाए तो इट इज समवट लाइक कि हमें जो भी मेटल है उसको इस तरीके से रिएक्ट करवाना है कि उसका एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया जाए। वॉलेटाइल कंपाउंड, और रिएक्ट हम किससे करवा रहे हैं? आयोडीन से करवा रहे हैं। आयोडीन से रिएक्ट करवा के वॉलेटाइल कंपाउंड बना रहे हैं। उन वेपर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उन वेपर्स को कलेक्ट कर ले रहे हैं, और फिर उन वेपर से वापस हमारा उसको हीट करेंगे तो हमें वापस से मेटल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, अब ये इम्प्योर टाइटेनियम है, इसमें आयोडीन डाला तो ये बनेगा TiI4। TiI4 बना, हमने वेपर्स कलेक्ट कर लिए, अब इसको और ज्यादा हीट किया जाएगा तो हमें वापस से मेटल मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि ये वैन आर्कल प्रोसेस है, इसी तरीके से रहता है मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस में क्या होता है कि हमने निकल लिया और इसका कार्बोनिल बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवा के, जिससे कि हमें मिला निकल कार्बोनिल। ये इस वेपर फेज में है। उसके बाद ये वेपर्स कलेक्ट किए गए और हमें मेटल
मिल गया। तो वैन आर्कल मेथड और मोन्स प्रोसेस बेसिकली भाई भाई हैं। वैन आर्कल मेथड में आयोडीन से रिएक्शन करवाया जाता है और मोन्स प्रोसेस में कार्बोनिल बनाया जाता है। आफ्टर दिस हमारे पास आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग किस बेसिस पर ये किया जाता है? जोन रिफाइनिंग में ये देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं और इम्प्योर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैंने पानी लिया, नमक वाला पानी, उसकी आइस जमा दी, तो आप देखेंगे जो सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ही कम जाएगा, ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट होगा उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा रहेगा। उसी तरीके से एक इम्प्योर मेटल की रॉड ली जाती है, इम्प्योर मेटल की रॉड ली और उसको यहां से स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम करते करते यहां पर पहुंच गए, इसको हमने मेल्ट कर दिया, ठीक है, मेल्ट कर दिया, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो इधर आ गई? इधर से हमने जमाना शुरू किया और इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर ये जो सॉलिड फॉर्म आ गई ये प्योर हो गई क्योंकि इम्प्योरिटीज मेनली इस वाले पार्ट में आ गई। उसी तरीके से ये जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये वाला पार्ट प्योर हो जाएगा और इधर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो पर्टिकुलरली जो लिक्विड जोन होता है उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा रहती हैं, ज्यादा सॉल्युबल रहती हैं एज कंपेयर टू नॉन लिक्विड जोन और सॉलिड जोन। फाइन, दिस इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। ये बेसिकली यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो अब दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। अभी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल। सबसे पहले हम पत्थर लेंगे, क्रश ग्राइंड करेंगे, उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और कॉन्सेंट्रेट हो गया उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके हमें इम्प्योर मेटल मिला, इम्प्योर मेटल को हमने रिफाइन करना सीखा। लेकिन जब मैं किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हुए एक फैक्ट्री लगा रही हूँ, एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं मेटल चूज कर रही हूँ उसके लिए मुझे किस तरीके से इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन सा मेथड यूज करना है। तो अब हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, हम उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कुछ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। आउट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा? पत्थर। पत्थर मिलेगा, तो पत्थर में से ओर कौन सा है? तो आयरन के ओर्स देख लेते हैं, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट एंड मैग्नेटाइट, पाइराइट। अब हम प्रोसेस अगर देखें तो पाइराइट के लिए तो हमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी सब ओर्स ऑलरेडी ऑक्साइड्स में कन्वर्टेड हैं। ऑक्साइड में कन्वर्टेड हैं तो अब हमें क्या करना रहेगा? रिडक्शन करना रहेगा। तो जो आयरन की एक्सट्रैक्शन होती है वो बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में कैरिड आउट होती है। इसमें ओर डाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि एग्जॉस्टिव गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकल जाती हैं। जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होती है वो हीट करने पर CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड चिपक जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैसे रिमूव करेंगे? बेसिक
बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालकर, यानी SiO2 की इम्प्योरिटी डाल के, फाइन, और ये बना लेगा स्लैग। फिर आयरन को FeO में कन्वर्ट करके कंप्लीटली रिड्यूस किया जाएगा आयरन में। जब आयरन में रिड्यूस कर दिया तो इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाएगा, जिससे कि जो इसका मोल्टन स्लैग होगा, इम्प्योरिटीज would be less soluble, will have higher melting point as compared to iron। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, ये मोल्टन आयरन निकलेगा और स्लैग बाहर निकल जाएगा, और ये जो मोल्टन आयरन होगा वो पिग आयरन की फॉर्म में होगा। फाइन, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। द ओवरऑल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन से रिडक्शन करवा रहे हैं, Fe बना ले रहे हैं, आयरन हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि ये बेसिक नेचर है इसका, इसमें एसिडिक फ्लक्स डालकर स्लैग बन जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शंस यही रहती हैं। अब इनकी प्रोसीडिंग क्या होती है अलग अलग स्टेजेस पे। Fe2O3 और Fe3O4 दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से Fe2O3 Fe3O4 बन जाएगा और Fe3O4 FeO बन जाएगा। तो फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जो कार्बन डिपॉजिटेड है एज सूट, इट विल रिड्यूस आयरन टू Fe। कार्बन मोनोऑक्साइड से Fe2O3 और Fe3O4 का रिडक्शन हुआ और फाइनली हमें आयरन ऑक्साइड मिल गई, FeO मिल गया। अब FeO का फर्दर रिडक्शन के लिए हमें कार्बन डालना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से काम नहीं चलेगा। आफ्टर दिस यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग रिएक्शंस कैरी आउट होती हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से, यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस पे। अगर लोअर टेम्परेचर होता तो कार्बन की हेल्प से हो जाता। कैल्शियम कार्बोनेट विल ट्रांसफॉर्म इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, एंड आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गिव आयरन। आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा आयरन में कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। इन सब रिएक्शन को सम अप करने पर हमें फाइनली आयरन मिल जाता है। अब जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी आई तो हमने SiO2 डालकर निकाली। जब हमारे पास आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड की इम्प्योरिटी आई तो इसमें भी हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और कोक डाला, जिससे हमें कैल्शियम सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और इम्प्योर आयरन भी मिल गया। तो इसी तरीके से हम बाकी सब चीज़ों को रिमूव करते हैं, बाकी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया गया और हमने आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो हमें आयरन मिला है उसकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि पिग आयरन और रॉट आयरन। पिग आयरन की बात की जाए तो इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस होता है। ये हार्ड होता है, थोड़ा टूटता इजीली है, ब्रिटल रहता है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। और इसमें जो कार्बन की इम्प्योरिटी होती है वो 3.1 to 4.5% होती है, एंड रॉट आयरन वो थोड़ा ज्यादा प्योर होता है, उसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है, एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यही आयरन मैलिएबल या डक्टाइल होता है। पिग आयरन बहुत ही ब्रिटल होता है, वो इजीली टूट जाता है। तो इन केस अगर आयरन की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जा रही है तो उसमें ये स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें ओर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सिलिकेट्स हो सकते हैं, फ्लोराइड्स हो सकते हैं। ऑक्साइड में जो मेन ओर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो रहता है बॉक्साइड ओर।
आई एम स्टार्टिंग अगेन। तो नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि पत्थर कौन सा लेना है। पत्थर की बात करें तो ओर्स में कौन कौन से ओर्स प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑक्साइड ओर्स हो सकते हैं या सिलिकेट्स हो सकते हैं, फ्लोराइड्स हो सकते हैं, और बॉक्साइट ओर इज द मेन ओर या चीफ ओर जिसमें से सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो उसी तरीके से और भी हैं, डायस्पोर हो सकता है, कोरंडम हो सकता है, फेल्सपार, माइका, केओलिनाइट, क्रायोलाइट, बहुत सारे ओर्स प्रेजेंट हैं एल्यूमिनियम के। अब बात आती है कि इनकी प्योरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। हम पहले तो बॉक्साइट को प्योरीफाई करेंगे, तभी तो उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम तरीके देखेंगे कि हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। क्रश ग्राइंड कर लिया, अब हमें करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में पहला मेथड, याद करो हमने एल्यूमिनियम के बारे में देखा था, कहां पर देखा था? हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या किया जाता था कि हमें ओर दे रहे हैं और वापस चाहिए, सॉरी नॉट हाइड्रोमेटलर्जी, लीचिंग। हम और दे रहे हैं, हमें और वापस चाहिए, जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड वापस चाहिए लेकिन प्योरिफाइड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिसॉल्व कर लेंगे। तो मैंने Al2O3 डाल लिया, उसमें NaOH डालकर डिसॉल्व कर लिया और मुझे मिला सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट मिला तो अब इसको हमने फिल्टर आउट कर लिया, तो इम्प्योरिटीज निकल गई। अब आफ्टर फिल्टरिंग दिस सॉल्यूशन मैं इसको फिर से हीट करूंगी और मुझे मिलेगा NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस का व्हाइट PPT। अब इसको जब और हीट किया जाएगा तो मुझे Al2O3 प्लस 3H2O मिल जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड में भी हम वही चीज कर रहे हैं, हम पहले उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, छान रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं और फिर उसमें से मेटल और एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो Al2O3.2H2O लिया, इसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट डालकर इससे NaAlO2 बनाया। इसको वापस से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा के मुझे मिला व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि वापस हीट करने पर मुझे Al2O3 मिल गया। दिस वाज नोन एज हॉल्स मेथड। नेक्स्ट आता है सेरपेक्स मेथड। सेरपेक्स मेथड में भी हम यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहे हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे हाइड्रोलिसिस होने पर अमोनिया गैस निकल जाएगी, AlOH थ्राइस का व्हाइट PPT मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग उड़ जाएंगी, जिसमें जो सिलिकॉन की इम्प्योरिटी होगी, यहाँ पर SiO2 की मेजर इम्प्योरिटी थी और हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड में Fe2O3 की मेजर इम्प्योरिटी थी। तो SiO2 की इम्प्योरिटी कैसे निकाली जाएगी? क्योंकि ये एसिडिक इम्प्योरिटी है तो इसमें बेसिक फ्लक्स डाला जाएगा। तो SiO2 में अभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, सिलिकॉन हमें एज इट इज मिल जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिलेगा, जिसको हम वापस से हीट करके Al2O3 प्लस 3H2O बना सकते हैं। अब हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, पर बॉक्साइड तो ऑलरेडी ऑक्साइड में कन्वर्टेड है। अब हमें क्या करना है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड एज वेल एज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना से। अब हमें देखना है कि ये जो आयरन टैंक लिया जाएगा, जिसमें कुछ कार्बन ब्रिक्स लगाई जाएगी, दे विल एक्ट एज अ कैथोड और एनोड भी कार्बन की बनाई जाएगी, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, मोल्टन Na3AlF6 फ्लोरस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, AlF3 एंड Al2O3। अब यहाँ पर मोल्टन एल्यूमिनियम भी लिया, मोल्टन एल्यूमिनियम इसमें निकलेगा। ग्रेफाइट की एनोड है और ये जो कार्बन लाइनिंग है ये भी कैथोड की तरह काम कर रही है। तो अब यहाँ पर रिएक्शंस देख लेते हैं। जो एनोड है, एनोड पर रिएक्शन होगी, AlF3 बनेगा Al2O3 से फ्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करके, और AlF3 कैथोड पर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा ये प्योर मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत बार घर में सुना होगा कि सुनार को सोना धोने के लिए नहीं देना है, या चांदी धोने के लिए नहीं देनी है, वो आपके, या फिर कोई घर पर आ जाए तो उसको धोने के लिए नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो उसमें से कुछ सोना एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन आपके सामने से सोना कैसे निकालेगा? तो आइए देखते हैं। अगर हमें किसी भी चीज को प्योरीफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गोल्ड है, उसके पास सोडियम साइनाइड का एक्वस फॉर्म होगा, तो गोल्ड को उसमें डाला जाता है तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है NaAuCN होल ट्वाइस। अब वो कंगन आपको निकाल कर दे देगा। अब उसके पास जो सॉल्यूशन है उसमें से वापस वो Au या वी कैन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो वो जो गोल्ड होगा वो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होगा, और आगे ही कैन यूज फॉर हिमसेल्फ। So that was all about the chapter metallurgy, or we can say general principles and general processes and techniques for extraction of metals.